हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनग एकेडमी पर। दोस्तों, मैथ्स का जो लास्ट 3 वीडियो आया था उसमें हमने नंबर सिस्टम किया था तीनों वीडियो में, और कुछ हमने क्वेश्चन किए थे, पर ज़्यादातर हमने तीनों वीडियो में मैथ्स के नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे ही फोकस किया था। आज का जो 4th वीडियो है उसमें हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर से हम सिर्फ आज क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन होंगे नंबर सिस्टम के बेस पे। मतलब आज के इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस वहाँ से सेलेक्ट किए गए हैं, उन पेपर से सेलेक्ट किए गए हैं जो पिछले सालों में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो नंबर सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही हैं जो रेलवे के पैटर्न पे हैं। रेलवे द्वारा ये तो डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो इसलिए आपका लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि निम्न संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या होगी। अब देखिए 4 नंबर दिया हुआ है ना, 4, ये 5 नंबर दिया हुआ है, सॉरी। अच्छा, बीच में पूछा है। देखिए, जब बीच में पूछने का मतलब कि ऑड नंबर होगा, मतलब टोटल देखो 1 2 3 4 5 होगा, तब तो बीच आएगा, 2 इधर 2 इधर। अगर 4 नंबर रहता तो बीच में क्या होगा, बीच में 4 के तो कुछ नहीं होता है, 2 इधर 2 इधर, तो बचा ही क्या, है ना। तो ऑड में रहेगा, हमेशा विषम संख्या रहेगी जब भी बीच वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब देखिए, अब इसको करेंगे कैसे। बीच का मतलब ये हो गया कि उससे 2 बड़े हों और 2 छोटे हों। तो जरा अप्रोच ध्यान दीजिएगा। किसी भी नंबर को बड़ा पहचानते कैसे हैं, सबसे पहले बाएं तरफ से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां से देखेंगे, बाएं तरफ से सबका पहला नंबर देखिए, और पहला जिसका बड़ा वो नंबर ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। अगर पहला सबका बराबर है तो हम दूसरा देखते हैं, दूसरा जिसका बड़ा वो सबसे बड़ा हो गया। अगर दूसरा भी सबका बराबर है तो तीसरा देखते हैं, तीसरा भी सबका बराबर है तो चौथा देखते हैं। मतलब ये प्रोसेस होता है बड़े या छोटे नंबर को पहचानने का। तो देखिए, बीच वाला हमें देखना है। ये 4 4 4 4 4, पहले से तुम कुछ नहीं पता, तुरंत दूसरे पे नजर डालते हैं। 4 4 6 6 5, देखो 6 6 2 में है, सिर्फ 2 में है 6 6, मतलब ये दोनों सबसे बड़े हो गए। ध्यान देना इस बात को, ये दोनों मतलब सबसे पहले, देखो ये क्या लिखा है, घटते हुए क्रम में लिखना है, मतलब ये दोनों सबसे बाएं आ गए, ये दोनों सबसे बाएं आ गए 4 6 वाले। 4 6 5 5, 4 6 6 5, और हमको लिखने की जरूरत नहीं, हमें बीच वाला चाहिए। ये दोनों बाएं हो गया, आप बात समझिएगा, है ना। देखिए, टाइम बचाना है तो कैसे, लिखने लगेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये 2 इन 5 में सबसे बड़े हैं, मतलब ये दोनों सबसे बाएं आ गए, क्योंकि हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब देखिए, अब ये बचा 4 5 है, और इन दोनों में 4 4 है, तो 4 4 वाले सबसे छोटे हो गए, इधर आ जाएंगे। तो बचा कौन बीच में, 4 5 वाला। देखिए, दूसरे डिजिट को ही देख के क्लियर हो गया कि बीच वाला कौन है। तो बीच वाला नंबर है 4 5 6 5। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर, है ना। आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डिजिट देखना शुरू करिए बाएं तरफ से। बाएं तरफ से डिजिट देखिए, इसमें 4 6 था, ये दोनों बड़े हो गए, क्योंकि हमें पता है कि हमें बीच वाला चाहिए। बीच वाले का मतलब 2 बाएं तरफ और 2 दाहिने तरफ। तो 2 बाएं तरफ वाले ये हो गए, और 2 दाहिने तरफ वाले ये 4 4 वाले हो गए। तो 4 5 ऑटोमेटिक कहां आ गया, बीच में आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि 12 मीटर लंबी छड़ को 12 मीटर लंबी छड़ 25 बराबर भागों में आप बांट देंगे। अब देखो, 12 मीटर छड़ है और 12 बराबर भागों में बांटते तब तो सारे 1 1 मीटर हो जाते, लेकिन ये 25 में बांट रहा है, मतलब 1 मीटर से कम आएगा। अब यहां देख लो, क्या मीटर में दिया है, उत्तर 1 मीटर में दिया है। 4.8 मीटर तो होगा ही नहीं बिल्कुल। 12 मीटर टोटल है और 25 भाग में बांटना है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। मतलब हमारे जो ऑप्शन बचे वो मीटर में नहीं है। चलो, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में आप फट से बदल लो। 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा कर दोगे। ये सब माइंड में चलता है, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, तुरंत लिखो 1200, और 25 बराबर भाग में बांटना है तो 25 से तुरंत भाग दो। अब देखो, 25 चौको 100, और 20 यहां बच गया, तो 200 को भाग देना है, तो 25 अठे 200। 4 ये 48 क्या आ गया, 48 सेंटीमीटर आया। क्यों 48 सेंटीमीटर आया, क्योंकि हमने क्या कर दिया था बच्चों, सेंटीमीटर में बदल दिया था 12 मीटर को। तो देखो उत्तर है 48 सेंटीमीटर, ये है ना। देखो कितना आसान था, कन्वर्ट कर, ये सब कुछ मन में होगा। 12 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, कॉपी पे लिखने जरूरी, 1200,
1200 को फट से सोचो 25 से भाग देना है और 25 से भाग चला जाएगा क्योंकि 100 के मल्टीपल में है। 1200 देखो ना, ऐसे लिख दो ना, 12 गुणे 100, देखो और आसान कर देता हूँ, 12 गुणे 100 लिख दो और 25 से भाग दे दो, 25 चौको 100 और 12 चौक 48 सेंटीमीटर। लो गुणा भी मत करो, गुणा नहीं करोगे कैलकुलेशन और आसान है। 1200 की बजाय 12 गुणे 100 लिखो ना, इससे फायदा क्या होगा, 2500 4 बार में चला गया, 25 से जो 100 है वो 4 बार में सीधे भाग चला गया और 12 चौक 48 सेंटीमीटर में हमने पहले ही बदल लिया था, इसलिए 100 से गुणा किया था, तो सीधे दिख गया ये उत्तर है। तो आपको ना हर तरफ से स्मार्ट रहना है, ऑप्शन भी देख लेना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। दिमाग, जैसे मैंने यहाँ पे सोचा कि 12 मीटर है और 25 भाग में बांटना है, तो मीटर में तो कभी आएगा ही नहीं, मीटर में आएगा तो दशमलव में आएगा। अगर मीटर में इसका उत्तर लिखा होता तो दशमलव में होता, तो मीटर में कहीं दशमलव दिख रहा है नहीं, ये 4.8 है, वो सिर्फ दशमलव में होगा, है ना। तो इसीलिए हमने ये ऑप्शन, इसलिए हमने उसको तुरंत सेंटीमीटर में बदल लिया। ठीक है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है, 2/3 का 1/4 100 है तो संख्या होगी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि एक संख्या के इतने का इतना हो, तो हमेशा उसको x मान लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो तुरंत देखिए, यदि एक संख्या, जो ही आप x मानेंगे उस संख्या को, और वही पूछ भी रहा है वो संख्या होगी, तो सबसे आसानी से हो जाएगा, कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। लिख दो संख्या जब x, अब देखो x के 2/3, x के 2/3 मतलब गुणे 2/3, देखो संख्या के 2/3, तो संख्या को हमने x मान लिया, तो इसका 2/3 मतलब गुणे 2/3, और आगे फिर कह रहा है का 1/4 मतलब फिर गुणा 1/4। संख्या के इतना मतलब ये सब गुणा होता है, संख्या का इतना ये सब गुणा होता है, तो के और का दोनों पे हमने गुणा कर दिया, और ये कह रहा है 100 है मतलब इक्वल टू 100 है ना। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आप करो और चाहे इसको ऐसे लिख दो, देखो ये ऊपर x, देखो x को x/1 लिख सकते हो, 2 और 1 और x मल्टीप्लाई हुआ आपस में तो 2x हो गया। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे, बट इतना बेसिक तो आता ही होगा कि 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, और इक्वल टू 100। और इधर देखो ये नीचे वाले सब जब दूसरे साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब ऊपर चले जाएंगे। देखो इधर ये हर में है 1 3 और 4, तो गुणे में तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर 3 गुणे 4 बाएं साइड में हर में है, दाहिने साइड में अंश में चला जाएगा, तो 100 के साथ गुणे 3 गुणे 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 100 गुणे 3 गुणे 4 और बटे x के साथ क्या है 2 है, तो ये नीचे आ जाएगा। ये समझाने में समय लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये देखो 2 दूनी के 4, नीचे सब खत्म, 100 गुणे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 होता है 6 और 6 गुणे 100 होता है 600, तो x की वैल्यू आ गई 600। अब देखो समझाने में हमको और करने में 1 मिनट लगा, तो आप समझो कि अगर नहीं समझाना और आपको सिर्फ करना हो तो इस सेकंड सी लगेगा 600, है ना। तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 600 आया। समझ गए ना आप, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और अगर आप इतने छोटे क्वेश्चंस को x लेके करोगे तो टाइम बर्बाद नहीं होगा, परेशान मत होना। कितना ट्रिक को याद रखेगा भाई, कहाँ से ट्रिक याद रखोगे। हमारे दिमाग में जो चीज़ समझ नहीं आती है उस खाली रटने की एक क्षमता होती है, कितना कोई रट पाएगा, और रट भी लेगा तो कितने दिन उसको रख पाएगा दिमाग में। तो मैथ्स में कोशिश ये करनी चाहिए ना कि फॉर्मूले नहीं याद करना पड़े ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में, समझ के जब आप करोगे। आजकल पेपर में क्या पैटर्न हो गया है, वो क्वेश्चंस देने से थोड़ा पेपर सेटर हिचकते हैं, आजकल नहीं दे रहे हैं, जो डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड होते हैं। उनको भी पता चलता है ना कि आजकल क्या चल रहा है, कौन कौन सा फार्मूला चल रहा है, तो उसी हिसाब से देते हैं। तो मैंने पिछले कुछ पेपर्स में देखे हैं जो डायरेक्ट फार्मूला लोग लर्न कर लेते हैं ना, कि इतना ये निकालना हो, 2 साल का दिया हो, इतना % दिया हो तो ऐसे कर ले, वो सब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वो देते हैं कि वो ये चेक करना चाहते हैं कि वाकई ये प्रश्न आप समझ के और आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतने छोटे क्वेश्चन में जब आप x मान के करेंगे तो देखिए 30 सेकंड में हार्डली आप निकाल के टिक कर देंगे, सब कर लेंगे, 30 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, 4th पार्ट है ना। 1 बिलियन को अगर 100 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 बिलियन, तो इसके लिए बिलियन समझना जरूरी है ना। तो मैं आपको बताऊं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन थोड़ी जानकारी दे दूं आपको, बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मिलियन होता है और मिलियन के बाद बिलियन होता है और बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है। ट्रिलियन पे अभी एक
कुछ दिनों पहले आप लोग को याद होगा, गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, तो संबित पात्रा बात कर रहे थे कि 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है। तो गौरव वल्लभ ने उनसे सवाल पूछा कि अच्छा चलो बताओ ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो अब उस समय संबित पात्रा जवाब नहीं दिए या नहीं आता था, जो भी हो, पर बहुत मीम बना था इस पर और बहुत चर्चित वो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को याद दिला दूं। देखो मिलियन में क्या होता है, मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख में होते हैं 6 जीरो, तो 10⁶ याद रखो। जब एक के आगे 6 जीरो रहेंगे तो उसको 10⁶ लिखते हैं, ठीक है ना। और बिलियन क्या होता है, देखो इसमें 3 जीरो का अंतर होता है। अभी इंडियन सिस्टम भी बता रहा हूं। बिलियन होता है 10⁹ मतलब एक के आगे 9 जीरो, बिलियन में एक के आगे 9 जीरो होता है। और ट्रिलियन में 10⁻12 मतलब एक के आगे 12 जीरो होता है। 10 के आगे 12 नहीं, एक के आगे 12 जीरो, एक के आगे 6 जीरो। भले ही 10⁻6 लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब हुआ एक के आगे 6 बार जीरो। 10⁻9 लेकिन एक के आगे 9 बार जीरो। और 10⁻12 है, घात 12 है, लेकिन एक के आगे 12 जीरो होगा, है ना। तो देखो अपने यहाँ इंडियन सिस्टम में क्या चलता है, हजार और लाख। तो देखो 100,000 पे 1 लाख हो जाता है। अपने यहाँ 100 पे चलता है, इनके यहाँ 1-1 हज़ार पे चलता है। जो ये इंटरनेशनल सिस्टम है और हम लोग का इंडियन सिस्टम है। देखो आपका है 10,000, 10,000 के बाद एक जीरो और बढ़ा दिए, 10 गुना और किए तो 1 लाख हो गया। मतलब 100,000 को आप 1 लाख कहते हो। 100,000 को जब ही 100 हुआ आपने 1 लाख कह दिया। 100 लाख को 1 करोड़ कह दिया जाता है। यहां पे क्या होता है, देखो 1 मिलियन में 10⁶ है तो 10 मिलियन होगा, लेकिन 100 मिलियन को बिलियन नहीं कहा जाएगा। 1000 मिलियन जब होगा, देखो ना 3 जीरो का अंतर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। इसका मतलब जब यहाँ पे 3 जीरो और बढ़ेगा तब जो है 1 बिलियन के बराबर पहुंचेगा। तो इन लोगों के यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 1000 मिलियन मिला के 1 बिलियन होता है और 1000 बिलियन मिला के 1 ट्रिलियन होता है। ध्यान देना, इनके यहाँ 3-3 का अंतर चल रहा है, अपने यहाँ 2-2 का अंतर चलता है। कोई बात नहीं, तो ये चीज़ आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है इसको 100 से भाग दीजिए, तो भाई 1 बिलियन है, मतलब 10 के घात क्या है, 9 है। 10 के घात 9 का मतलब कि 1 के आगे 9 जीरो। ध्यान दीजिए 1 के आगे 9 जीरो, इसको 100 से भाग देना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 1 के आगे कितना था, 9 जीरो, तो नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कट गया, तो 1 के आगे कितना जीरो बचा, 7 जीरो बचा। ध्यान दीजिएगा 1 के आगे 7 जीरो मतलब 10⁻7। और 10⁻6 क्या होता है, 10⁻6 होता है 10 लाख। तो 10⁻7 1 जीरो और बढ़ा दो, 10 लाख में 1 जीरो और बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़। तो ये आंसर है इसका, 1 करोड़। तो देखो ऐसा है ना, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन की बात नहीं होती है कि क्या डायरेक्टली पूछा गया है, इससे हमको पैटर्न पता चलता है। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि यही आएगा, ये आ भी सकता है, लेकिन जब हम रेलवे के पुराने पेपर वही कर रहे हैं जो हमें देना है, तो इससे हमको ये पता चलता है संभावनाएं कि क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ हमको ध्यान देना है। तो इससे ये पता चला कि यूनिट भी जो गणित के हैं, मैथ्स के जो यूनिट हैं, जो इकाई जो मात्रक हैं, उनको याद रखना जरूरी है ना। जैसे कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, और भी जैसे प्रकाश वर्ष की दूरियां होती हैं, पारसेक, वो सब मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, है ना। पारसेक होता है, लाइट ईयर होता है, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं जो आदमी स्किप कर देता है जनरल नॉलेज के, और वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे यही मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पूछ दे, तो बात एक इस सवाल की नहीं है, बात हमको यूनिट्स की जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कर लें, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए सरल रूप में लिखे हैं, और यहाँ पे जो है ना स्क्वायर रूट है, करनी बना हुआ है। तो देखिए अंडर रूट 50, 18, 8। आपको पता है कि अंडर रूट से बाहर हम तभी ला सकते हैं जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी पेयर बन रहा हो, मतलब जिन नंबर्स का पेयर बनता है उनको ले आते हैं। तो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 25। 50 को हम 2 गुणे 25 लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 9। बताओ हम 2 गुणे 9 ही क्यों लिख रहे हैं भाई, 3 गुणे 6 क्यों नहीं लिख रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ। और 8 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे 4। अब देखो, अब बात समझो कि मैंने 50 को 10 गुणे 5 क्यों नहीं लिखा, क्यों 2 गुणे 25 लिखा। 18 को मैंने 2 गुणे 9 क्यों लिखा, 6 गुणे 3 क्यों नहीं लिखा। भाई और भी नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाएंगे, और 4 और 2 है
ये हमने इसको लिखा, है ना। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या था। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 जब अंडर रूट के अंदर रहता है तो 5 सीधे बाहर आ जाता है। ऐसे ही 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इससे हम सीधे 3 को बाहर ले सकते हैं, और इससे 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ से हम सीधे 2 को बाहर ले सकते हैं। तो बस इसलिए हमने जानबूझ के 25, 9 और 4 बनाने के लिए इसको इस तरह से गुणा किया। अब देखिए इन सब में से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। भाई अंडर रूट 25 था, ये बाहर आया तो 5 बन गया, और प्लस यहाँ पे 9 अंदर है तो बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, 3 और रूट के अंदर बचा 2, जैसे यहाँ पे रूट के अंदर खाली 2 बचा था। यहाँ देखिए 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 है। अब आप एक तीनों में देखिए क्या कॉमन है, अंडर रूट 2 कॉमन है तीनों में, तो अंडर रूट 2 को बाहर ले लीजिए और ब्रैकेट लगाइए। देखिए जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, जब भी हम कॉमन लें तो जो बचता है उसको जो है ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना। तो जब हमने रूट 2 ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 5, यहाँ क्या बच गया +3, और यहाँ क्या बच गया -2। ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 2 हमने सब में से कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो तीनों में क्या बचा, यहाँ पे प्लस के 5 बच गया, यहाँ पे प्लस के 3 और यहाँ पे -2 बच गया। अब अंडर रूट 2 और बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 5 3 8 और 8 में से 2 गया तो क्या आ गया 6 आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर 6 और ब्रैकेट के बाहर रूट 2, और ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब बाहर वाले से अंदर वाले का गुणा होना है, मतलब 6√2 हम इसको लिख देंगे। देखिए ऑप्शन में ये 6√2 ये आंसर है, ठीक है ना। अगर थोड़ा ध्यान देंगे चीज़ों को तो कोई परेशानी नहीं होगी। आपको देख के समझना चाहिए कि इसमें कुछ कॉमन तो लेना ही पड़ेगा तभी ऐसे आए। भाई सिंप्लीफाई करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करना, सरल रूप में लिखें। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, कोई करनी का कोई ऐसे डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, और कॉमन तभी आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अंदर, वही कॉमन आ पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए सरल करने का है। मैंने कल आप लोग को बोर्ड मास बताया था ना, बिल्कुल उस पर खरा उतरता है ये प्रश्न, और उम्मीद है कि आज आप लोग करेंगे। एक काम करिए, पहले खुद से अटैम्प्ट करिए, अटैम्प्ट करने के बाद आंसर जरूर लिखिएगा ईमानदारी से, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा ईमानदारी से आपका कितना आया है, ठीक है। चलिए अब करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट और उसके बाद ऑफ भी लिखा है, और बोर्ड मास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BODMAS। बी से ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी मैंने 3 बताया था कि छोटा वाला और मझला वाला, बीच वाला जिसको करली ब्रैकेट कहते हैं, और बड़ा वाला जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो छोटा वाला मझला वाला है ही नहीं तो उसको करने की जरूरत नहीं है, सीधे बचा बड़ा वाला ब्रैकेट। तो पहले ये सॉल्व करेंगे। रूल यही कहता है बोर्ड मास से कि पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कल मैंने आपको पढ़ाया कि मिक्स्ड और इम्प्रॉपर में क्या रिलेशन होता है। तो इसको इम्प्रॉपर में बदल लो, 3 × 2, 3 दूना 6, और 6 और 1 जोड़ लो 7, 7/3। इसको क्या लिख सकते हो 7/3 ऐसे लिख दो ब्रैकेट बना के, और माइनस है तो माइनस लगा दो। इसको क्या लिख सकते हो 2 एकम 2 और 2 1 3, 3/2, 3/2, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट ही तो सॉल्व करना है, आराम से ब्रैकेट सॉल्व कर लो। अब देखो मैंने बताया था कि जब छोटे नंबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सीधे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो 7 दूनी 14 और -3 3 9, और नीचे भी 3 दूनी 6, तो 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5, 5/6। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया है 5/6, है ना। तो ब्रैकेट की जगह पे हम लिख देते हैं 5/6। ब्रैकेट हटा दूं, चलो क्वेश्चन से हटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट या नोट तो कर ही लिया होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5/6, ठीक है ना। अब देखो बोर्ड मास में बी के बाद आता है ओ, ऑफ। तो इसका मतलब ये सब छोड़ के अभी हमें ऑफ करना है, और ऑफ में मैंने क्या कहा था, किससे रिप्लेस करना है आपको, गुणा के साइन से। तो 5/6 को हम गुणा करेंगे 3/5 से, और ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बच गया। क्या बच गया 1/2। तो हटाओ भाई, इसकी जगह पे लिखो 1/2। देखो कैसे छोटा होता जा रहा है 1/2। अब देखो ये ऐड करना है और ये डिवाइड करना है। तो बोर्ड मास के थ्रू क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है ऑफ के बाद। तो पहले भाग देंगे, अब भाग देने में दिक्कत होगी क्योंकि ये मिक्स्ड है, तो जल्दी से इसको इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। जल्दी से इसको इम्प्रॉपर में बदल लेंगे तो 5 एकम 5 और 5 2 7/5 यहाँ पे आ गया, और डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 और 1 7/3। और मैंने आपको बताया था कि बाद वाले में गुणे का साइन लगा के उसको उल्टा कर लेना। तो 7/5 और भाग के साइन की जगह पे गुणे का साइन, और चूंकि आपने भाग के साइन की जगह पे गुणे का साइन लगाया है तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए 3/7। 7 से 7 कैंसिल, 3/5 बचा। क्या बचा 3/5। तो ये पूरा हटाओ और लिख लो 3/5।
अब देख लो, ऐड करना है, छोटे छोटे नंबर हैं, फट से क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 5 एकम 5 और प्लस 3 दूनी 6 और नीचे 5 दूनी 10, 6 5 11/10। अब ऑप्शन देखो, 11/10 नहीं दिख रहा है तो ये है, देखो 10 एकम 10, इम्प्रॉपर में बदले, मिक्स में लिखा है ना, 10 एकम 10 और 10 एक 11, 11/10, देखो यही उत्तर है ना। जब आप करने लगोगे प्रैक्टिस करके तो समय नहीं लगेगा। और बात यह है कि इसका और कोई तरीका भी नहीं कि आप सोचो कि 1 सेकंड में निकाल दो, ये तो सिंप्लीफिकेशन है ना। आपकी कैलकुलेशन जितनी तेज होगी उतना जल्दी आप कर पाओगे और जितना बढ़िया बोर्ड मास की आपको समझ होगी, ठीक है ना। तो बस इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और सारे क्वेश्चंस लेके सिंप्लीफिकेशन के आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई ना आए तो जरूर लिखिएगा, मैं बताऊंगा उसको। अगला प्रश्न है, गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, उसकी बहन का वजन उसके वजन के 1.4 गुना है ना। तो दोनों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे सवाल में क्या होता है, सिंपल ये क्या है कि गीता का वजन दिया हुआ है और दोनों का वजन पूछ रहा है, तो उसकी बहन का वजन तो हमें निकालना पड़ेगा और गीता के वजन में जोड़ना पड़ेगा, तभी हम दोनों का वजन बता पाएंगे। तो चलो, गीता वाला हो गया 11.235। अब गीता की जो सिस्टर का वजन है वो गीता के वजन से रिलेट किया गया है कि 1.4 गुना है। 1.4 गुना का मतलब क्या होता है कि 1.4 से गुणा कर दो। अब देखो, अब कुछ लोग यहाँ पे ट्रिक यूज करने की कोशिश करके, ट्रिक मुझे भी पता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए, लेकिन ट्रिक से बढ़िया है डायरेक्ट करना। यहाँ पे क्यों, मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। ये देखो, चलो 1.4 गुना निकालना है। अब आप बताओ, दुनिया कोई ट्रिक लगा लोगे तो बिना इसकी बहन का वजन निकाले क्या कुल वजन ज्ञात कर दोगे? नहीं कर पाओगे। अब देखो, प्लस कर दो भाई, दोनों का वजन निकालना है ना, प्लस कर दो इसमें। और प्लस क्या करोगे, उसकी बहन का वजन, तो बहन का वजन निकालो 11.235 और गुणे, मतलब ब्रैकेट में लिख दो 1.4। तो अब इसमें ट्रिक में आप क्या करोगे, दोनों में से क्या कॉमन ले लो। देखो, दोनों में 11.235 कॉमन है ना बच्चों, दोनों में एक कॉमन हो गया। तो जब यहां से कॉमन लिया तो बचा 1 और यहां से कॉमन लिया तो बचा 1.4। तो देखो 11.235 और ब्रैकेट में क्या आ गया 2.4। मतलब अगर आप 2.4 से गुणा कर दोगे, 11.235 में अगर आप 2.4 से गुणा कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। आपका उत्तर सीधे आ जाएगा। ये तो एक ही हो गया, ये सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है। मतलब उससे भी आसान है कि आप पहले इसका गुणा करो और जो आए उसको इसमें जोड़ो। इससे बढ़िया है कि हमने इन दोनों में से 11.235 कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 1 और यहाँ से जब ये ले लिया तो 1.4 बचा। 1 और 1.4 को जोड़ेंगे तो 2.4। अब 2.4 और ब्रैकेट के बाहर 11.235, मतलब इनको गुणा करना है आपस में। अब शॉर्ट ट्रिक के नाम पे कोई क्या करेगा कि ऐसे कर लो, 11.235 और यहाँ पे लिख लो 2.4 को 2 और प्लस 0.4। तो पहले 2 से गुणा करो और फिर 0.4 वाले को डील करो। 0.4 को लिखो 4/10 तो 2/5, तो 5 से ये कट जाएगा, होगा ना सब काम। देखो वो भी करके दिखा देता हूँ। 11.235 को 2 से पहले गुणा करना है ना, पहले 2 से गुणा करना है। तो चलो 2 से कर देते हैं। तो 2 × 10 0 1, 2 3 6 7, 2 दूनी के 4 और दशमलव लगा दो और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22.470 आ गया। अब प्लस जब आप ये वाला करोगे 0.4 वाला, इससे गुणा करना ना 0.4 वाले का, तो 11.235 और गुणे 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं और 4/10 को और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 हो गया, है ना। अब देखो ये 5 से भाग चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 2, 5 चौको 20, 3, 5 7 35 और 3 अंक पे दशमलव होगा। अब देखो यहाँ पे आ गया 22.47 और प्लस, है ना, 470 लिख दो, अभी बताऊंगा क्यों। और प्लस 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 4 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी के 4 और 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 4.494। 22.470 और 4.494, इसको जोड़ लो। जोड़ना क्यों आसान है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक ये भी और दशमलव के बाद 3 अंक ये भी, है ना। डेसिमल में बराबर कर लेते हैं। डेसिमल में जिस नंबर के सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेज होते हैं दशमलव के बाद, अधिकतम वाला अंक देखो, और जो कम वाले हैं उनको भी 0 लगा लगा के उतना बना लो, तो जोड़ने में आसानी रहेगी। अब देखो 0 वाले को 4 वाले जोड़ो, 4, 9 और 7 16 का 6 1, 4 और 4 8 और 1 9 और दशमलव लगा दो, और 4 और 2 6 और 2 26.964, यही दोनों का वजन है। दोनों का वजन मिला के 26.964। आप कैसे भी कर लो,
थोड़ा समय इसमें लगेगा, पर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं ये भी बता दूं। अगर इसको आप खुद से करोगे कुछ है ही नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा थोड़ा ही लगेगा। ये देखो 2.4 से आपको खाली यहाँ गुणा करना था। आप ये 2 और प्लस 0.4 लिखने की बजाय, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक के नाम पे लोग बता देते हैं, पर जब बड़े क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं, वहाँ तो ये सूट करता है, काम करता है। बट यहाँ जहाँ 2.4 से आपको सिर्फ गुणा करना है, वहाँ पे पहले 2 से और फिर 4 से फिर जोड़ो ना, ये ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन अब एक समय चल गया है ना कि हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, सेकंड्स में हो जाएगा, और नहीं समझ में आया तो जिंदा जला देना, है ना। तो उस सब जमाने में आदमी मजबूर है, वो जानता है कि ये छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट फिर भी बता रहा है वो। आप लोग समझ रहे हैं? तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। अब देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए ये सफिशियंट है, यहाँ पे आप सीधे 11.235 लिखिए और 2.4 से फटाफट गुणा एकदम हॉक के करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब पहले 2 लिखो, फिर 0.4 लिखो, फिर और लग रहा है बस शॉर्ट ट्रिक यूज कर लिया। ऐसा नहीं होता हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये मैं समझा रहा था आप लोग। अब आगे ये सरल करो, ये देखते हैं। ये फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है और कल ही हम लोगों ने इस पर काफ़ी डिस्कस किया है, इसको कैसे करना है। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी, वो इसमें उसका एप्लीकेशन भी अभी बताता हूँ क्या। देखो ये लिखा है 3 और 3 को भाग दिया जा रहा है 7 सही 1/3 और प्लस 3/3 सही 1/7। तो फटाक से 3 और इसको तुरंत किस में बदलो, ये मिक्स्ड है ना, तुरंत इम्प्रॉपर में। तो 7 तरीके क्या होता है, 21 और एक 22, 22/3, 22/3 तुरंत लिखो। ध्यान देना 3 को भाग दे रहा हो 22/3 से, 22/3 एक साथ है, इस बात को ध्यान देना। इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा वाला डिवीजन लगाया, थोड़ी लंबी लाइन बना दी ताकि ये भूले ना कि 3 अलग है और 22/3 अलग है। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से आप 3/22 को एक साथ समझ लो और इस 3 को अलग समझ लो। और प्लस 3 यहाँ देखो 7 तरीके 21, 21 एक 22/7, ठीक। अब 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगा, भाग हो रहा है ना, गुणा होने पे उल्टा हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा 3 और गुणे 3/22। यहां देखो 3/22 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। और मैंने बताया था ना कि नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको गुणे के साइन लगा के उल्टा कर दो और प्लस लगा लो यहाँ पे, और हो गया कितना 3 × 7 और बटे 22, है ना। समझ में आ रहा है? अब देखो ये क्या होगा, 3 तरीके 9/22 और प्लस 7 तरीके 21/22। ध्यान देना दोनों का डिनोमिनेटर 22 है, कितना आसान है। कल मैंने बताया था ना, जब दोनों का हर समान हो तो अंश को खाली जोड़ दो, 21 और 9 30, 30/22। ये तो दोनों 2 से कटेगा ना, ये हो गया 11, ये हो गया 15। उत्तर है 15/11। करने में कोई समय नहीं लगेगा, सब समझाने में थोड़ा लग रहा है, करने में कोई समय नहीं लगेगा। जब एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रैक्शन करने की तो यूं करेंगे आप और 30 से 35 सेकंड में आंसर निकाल के रख देंगे, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी है। तो कल मैंने क्या बताया था, जब भी भिन्नों का कंपैरिजन हो, तुलना करना हो कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा, तो सबसे पहली नज़र जो हम देखेंगे उसके गैप पे देखेंगे कि अंश और हर का डिफरेंस कितना है। तो देखिए 6 5 1 का, 4 3 1 का, 3 2 1 का, 5 4 1 का। लेकिन कल वाले से इसमें क्या अंतर है जरा समझिएगा। कल वाला जो मैंने बताया था वैसे था, जैसे ये लिखा है 5/6, 3/4, 2/3 और 4/5। अगर इसमें कोई आपसे पूछे, अभी मैं समझा दे रहा हूँ 1 मिनट में सारी बात क्लियर हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर इसमें कोई पूछे सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे छोटा। तो इसमें अंश सबसे छोटा इसका है, तो ये नंबर सबसे छोटा हो गया, ठीक है ना। ये कब होता है ध्यान दीजिएगा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो नंबर सबसे बड़ा। ये कब होता है, जब अंश छोटा हो हर से, जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, बस इतना समझ लो। जब फ्रैक्शन जो हो वो प्रॉपर हो और एक का या बराबर अंतर हो। एक के अंतर से मतलब नहीं है, सब में बराबर अंतर हो। जैसे 5 और 6 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, 4 और 5 में 1 का अंतर। अगर ये अंतर 2-2 का होता है लेकिन सब में होना चाहिए, तब हम तुलना कर पाएंगे। तो देखिए जो कल मैंने बताया था, फिर से एक बार सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। जब अंश बड़ा तो वो नंबर बड़ा। ये कब होता है,
जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो यानी कि अंश छोटे हो हर की तुलना में। यहां पे देखो ऊपर उल्टा है ना, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी एकदम उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा वो नंबर सबसे छोटा। इसका मतलब इस वाले में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसे फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्नों में क्या होता है कि जिसका अंश सबसे बड़ा वो नंबर सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा अंश तो इसका है, तो सबसे न्यूनतम भिन्न यही है। ये उत्तर है, आप करके देख लीजिएगा, है ना। सबसे न्यूनतम जो भिन्न होगी वो यही होगी। अब अगला देखो, ये निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, है ना। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा और उससे बड़ा और अंतिम में सबसे बड़ा, आरोही। और अवरोही का मतलब उल्टा होता है, मतलब ये आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी तुलना करना हो तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अंतर देखेंगे। तो ये 4 है, चारों वही है घूम फिर के, जो ये 4 नंबर है ना, चारों ऑप्शन में यही नंबर घूम फिर के हैं, अलग अलग नहीं है। तो कहीं भी एक देख लीजिए क्या क्या है, 1 और 2 1 का गैप, 4 5 1 का गैप, 3 4 1 का गैप, 2 3 1 का गैप, और सब में अंश छोटा हर बड़ा। अंश छोटा और हर बड़े में क्या होता है, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। और आरोही क्रम पूछ रहा है, मतलब सबसे बड़ा वाला सबसे आखिरी में होना चाहिए और सबसे छोटा वाला सबसे पहला होना चाहिए। तो ये देखो 1/2 अंश इसका सबसे छोटा है ना, और जस्ट इससे बड़ा 2/3, उससे बड़ा 3/4 और उससे बड़ा 4/5, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये आरोही क्रम में है, और मतलब यही सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है ना, तो समझते हैं इसको जरा, क्योंकि ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। और मैं अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो 1 से 99 तक, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि श्रेणी 1 से 99 तक के, 1 से 99 के बीच में, 1 से 99 के बीच में जब कहा जाएगा तो दोनों बातों में अंतर समझिए। 1 से 99 के बीच में, तो जब के बीच में कहा जाएगा तो इसका मतलब 1 नहीं है और 99 भी नहीं है, मतलब 2 से लेकर 98 तक की बात हो रही है। 1 से 99 के बीच में जो आता है उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 से 99 तक, मतलब 1 से 99 तक का मतलब हो गया कि 1 भी है और 99 भी है। बाकी बीच के तो हैं, 1 भी है और 99 भी है, और यहाँ पे 1 नहीं है 99 नहीं है, उसके बीच के सिर्फ नंबर है। तो पहले तो आपको ये पढ़ना है सबसे पहले, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब देखिए दोनों का एक फॉर्मूला बता देता हूँ, हर जगह काम करेगा। पहली बात तो ये, अब क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, 2 अंकों की पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताओ 2 अंकों की संख्या का 1 से 9 तक तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 1 से 99 के बीच कह लो, पर क्या फर्क पड़ता है, शुरुआत तो 10 से होगी ना। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा ये 1 से 99 तक है ना, ये वाले में आ जाओ। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि 10 से लेके और 99 तक, भाई 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उसमें 2 अंकों को तो कोई नंबर है ही नहीं। तो हम यही तो कहना चाहते हैं कि 10 से लेकर 99 तक अगर पूरा मिला लें तो 2 अंकों की कितनी संख्या हुई। तो देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक वाला हो, मतलब 10 भी आ रहा है 99 भी आ रहा हो, तो बड़ा वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करना, ध्यान दो, और 1 जोड़ देना। बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करना और 1 जोड़ देना। तो 99 में से 10 निकालोगे तो 89 हो जाएगा, और 1 जोड़ दोगे तो 90 हो जाएगा, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90। बात समझो, यही अगर कहा होता, यही अगर क्वेश्चन में होता कि 1 से 99 के बीच 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंकों के हिसाब से हम क्या लिख लेंगे कि 10 से लेके और 99। लेकिन ध्यान देना 1 से 99 के बीच कहा है, मतलब 10 तो आ जाएगा, 99 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 99 नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको वो मतलब एक संख्या बढ़ गई अगर देखा जाए तो। पहले हम ये मान लेते हैं कि 10 भी नहीं आएगा, सिर्फ 10 और 99 के बीच में। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये 10 से 99 तक वाला क्वेश्चन नहीं है,
ये था 1 से 99 के बीच, बात समझ लो ठीक से, 1 से 99 के बीच था। चूंकि 2 अंक वाला था तो हमने 10 से 99 लिखा, लेकिन 99 के तो 20 था, मतलब 99 नहीं आएगा और 10 आएगा। तो हम यहाँ पे अभी 10 को हटा देते हैं, अभी मान लेते हैं कि 10 भी नहीं आएगा और 10 से 99 के बीच हम, तो बीच वाला आप फार्मूला देख लीजिए। जब 2 नंबर के बीच का निकालना हो तो फार्मूला देख लो, बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर और -1। यहाँ पे क्या था, जब तक था, जब ये दोनों भी शामिल हो रहे थे 10 से 99 तक, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा के एक जोड़ा जा रहा था। और जब 2 नंबर के बीच के नंबर पूछे जा रहे हों तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के एक और घटा देना। तो 99 में से 10 घटाओगे तो 89 हो जाएगा और -1 करोगे तो 88 हो जाएगा। ये तो 88 क्या आया, 10 और 99 के बीच में, लेकिन यहाँ तो 1 से 99 के बीच के अकॉर्डिंग 10 चाहिए हमको, 99 नहीं चाहिए, तो एक और इसमें जोड़ दो तो उत्तर हो जाएगा 89, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, 89। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर है 90। तो एक बार हम अंतिम में और समराइज कर दे रहे हैं आपको, आपकी आसानी के लिए, कि जब 2 नंबर्स के बीच में पूछा हो कि कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स के बीच में अगर पूछा जाए कि कितने नंबर हैं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके एक और माइनस कर दीजिएगा, ये बीच हो जाएगा। और जब कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, मतलब दोनों, उन दोनों को भी शामिल करना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के और एक जोड़ दीजिएगा। लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये निम्न में से कौन सा अधिकतम है। अब देखो ये डेसिमल नंबर है, दशमलव नंबर है, और कह रहा है आप बताओ अधिकतम कौन सा है, कौन सा बड़ा है। तो ये देखो जितना दशमलव आपस में गुणा करोगे नंबर छोटा होता जाएगा। भाई आपको पता है ना, देखो एक जगह लिखा है 0.5 और एक जगह लिखा है 0.05, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 अंक हो गया तो ये छोटा हो गया, है ना। ये इस तरह से ध्यान दो। अब देखो 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तो चूंकि 0.5 है तो फट से फ्रैक्शन में बदल लो। 0.5 का मतलब हमें पता है आधा होता है, आधा, और आधा को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/2। अब ये देखो 1/, और 1/2, इस केस में 2 ऊपर आ जाएगा, ध्यान देना, 1/2, तो इस केस में 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ये देखो आधा और गुणे आधा, आधा गुणे आधा मिला के होता है 1/4, और छोटा हो गया 1/4 हो गया, 1 का चौथाई हिस्सा बचा। और यहाँ पे देखो आधा और गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1। अब बताओ कौन बड़ा है, ये आधा आया, ये 2 आया, ये 1/4 आया और ये 1 आया। कौन सा सही उत्तर है, ये सही उत्तर है, सबसे बड़ा यही तो है, 2 आ रहा है। समझ में आया। तो हर बार हमको ये नहीं कि दशमलव में तो दशमलव में ही गुणा करें, ये आपकी चतुराई पे निर्भर करता है, वहाँ पे आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। और ये सिर्फ तब होगा जब आप उस तरह के सवालों से गुजरे होंगे। जब तक आप उस तरह के सवालों से नहीं गुजरे होंगे नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, मैंने आरआरबी के क्वेश्चन निकाले हैं जो पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम में लगभग जितना टॉपिक हमने 3 वीडियो में किया था, सारे क्वेश्चन उस बेस पे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन उस बेस पे हैं, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग उस वीडियो को देखते रहिएगा, है ना। मतलब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने देखो पहले ही कहा है कि आपको जहाँ से पढ़ना है, जितना पढ़ना है खूब पढ़ो, लेकिन हमारी जो वीडियो जो इस समय क्रैश कोर्स कराया जा रहा है उसके वीडियोज मत छोड़ो। मैं 100% की गारंटी नहीं देता हूँ और ना मैं ऐसा कोई झूठा दावा करता हूँ, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम सिर्फ उन पार्ट्स पे और उन क्वेश्चंस पे फोकस करें जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर जगह से पढ़ो, खूब पढ़ो जितना पढ़ पाओ, लेकिन ये वाला प्लीज मत छोड़ के जाना, ये सब जरूर करना, ठीक है। अब आगे 2 प्रश्न और देखते हैं, है ना। अब ये जो सवाल है इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना बढ़िया ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये ट्रिक कितना शानदार है, और मैंने पढ़ाया भी आपको, आप ये भी ध्यान देंगे। 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सम संख्या जब लगातार होंगे तो एक का तो गैप होगा ना, लगातार नहीं है, लगातार सम संख्या है। इनका गुणनफल 528 दिया है और कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करिए। अच्छा अब यहाँ पे ट्रिक, अगर आप इसको सिस्टम से करने लगेंगे, मतलब जो मैथ्स का जो कन्वेंशनल मेथड है, तो आप कहेंगे कि माना पहला x है तो दूसरा x + 2 हो जाएगा, तो x को जब x + 2 में गुणा करेंगे तो 528 आएगा, तो आपका बन जाएगा द्विघात समीकरण और आप फंस जाएंगे, लंबा चला जाएगा प्रश्न,
है ना। तो ऐसे प्रश्न में एक बार ये करिएगा तरीका, देखिए छोटी संख्या ज्ञात करें, पूछा गया है छोटी संख्या, दो सम संख्याओं को जब हमने गुणा किया होगा तो 528 आया, तो उसमें से छोटा वाला पूछ रहा है। छोटा वाले के लिए क्या, इसका मतलब जो ऑप्शन दिया है चारों वो छोटा वाला ही है, मतलब जो भी इसमें है जब छोटा वाला पूछा है तो ऑप्शन में छोटा वाला ही तो होगा। अब देखो 18 छोटा वाला अगर तो बड़ा वाला सम संख्या क्या होगा, जस्ट इसके बाद वाला 20 होगा। और आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर को आप गुणा कर रहे हैं, अगर उसके इकाई के स्थान पे 0 है तो जो गुणा होके आएगा उसके भी इकाई के स्थान पे 0 होगा। ये हमने आपको इकाई का स्थान ज्ञात करना वाले में पढ़ाया था। भाई इसमें 0 आ गया तो जब आप किसी भी नंबर से गुणा कर लो, अगर जितने भी नंबर गुणा हो रहे हैं अगर एक में भी अंतिम में क्या है 0 है, तो इसका मतलब गुणा होने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा उसका इकाई का स्थान 0 ही होगा। तो बताओ क्या जो गुणा हो क्या है उसमें 0 है, नहीं, ऑप्शन कैंसिल 18। अब 20 और 22 के साथ भी यही है, 20 में भी तो 0 है, तो 20 और 22 को भी गुणा करेंगे तो गुणनफल के इकाई के स्थान पे 0 आएगा, लेकिन इसमें 0 नहीं है, ये भी कैंसिल। 22 को जब आप 24 से गुणा करेंगे तो 22 देखो और 24 इकाई के स्थान देखो, 4 दूनी 8, तो इसकी संभावना है। आगे ये वाला देख लेते हैं, यही तो बचा। 24 को आप अगला सम संख्या क्या है 26, तो 26 से करेंगे तो 6 चौको 24, इकाई का स्थान 4 आ गया, तो ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन 22 करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 22 और 24। इसका मतलब 22 और 24 को जब हम गुणा करेंगे तो 528 आया है। ये भी प्रश्न रेलवे में एनटीपीसी में पूछा गया है। अब अगर कोई द्विघात समीकरण में चला जाएगा ऑप्शन ध्यान दिए बिना तो उसका कम से कम 2 मिनट 3 मिनट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन एक बार जरूर देखना है कि क्या है। इकाई का स्थान जो पढ़ा हुआ है वो बहुत जगह काम आता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न डायरेक्टली कहेगा कि इकाई का स्थान बताइए सिर्फ वहीं पे काम आता है, आपकी कैलकुलेशन को आसान बना देता है। हर जगह वो यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है ना। तो अच्छा एक और क्वेश्चन है 14th, सरल करें, इसको भी देख लेते हैं, है ना। ये फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन देखिए, गणित में सब कुछ सिंप्लीफिकेशन ही होता है। रीड है ये बिल्कुल, ये आ गया तो समझो गणित आ गया। अब बोर्ड मास वाला है क्वेश्चन, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट, तो पहले पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, चाहे दूसरा वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, पैरेलल करो, एक साथ करो। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5, 8/5 में से 1/2 सब करना है, क्या चीज़ भाग देना है। और ऐसे यहाँ पे तो देखो सीधे कर दो, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 5 2 7 और नीचे वाले गुणा करो, 5 दूनी 10, ये तो सीधे 60/10 आ गया। अब यहाँ भी यही कर लो, 8 दूनी 16 और -5 एकम 5 और बटे 5 दूनी 10, है ना। और इसको भाग दिया जा रहा है 7/10 से। जरा ध्यान देना, 16 में से 5 गया तो आ गया 11, 11/10 को आप भाग दे रहे हैं 7/10 से। और मैंने कहा था कि जब दो भिन्न हो और भाग दिया जा रहा हो तो बाद वाला जिससे हम भाग दे रहे हैं उस गुणे का चिन्ह लगा के उसको उल्टा कर लो। तो यहाँ पे हो गया 10/7, 10 से 10 कैंसिल, 11/7 उत्तर है। ये देखो ये आपका उत्तर आ गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। अब जो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा एलसीएम एचसीएफ। और आपने अगर आरआरबी का पेपर देखा होगा तो आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैथ्स के वही टॉपिक वही प्रश्न उठाएंगे जो आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अगला हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ, फिर उसके प्रश्न करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आज ये बंद हो गया, अब आप लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ देखो मैं एक यूट्यूब पे नया टीचर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं टीचिंग में नया हूँ, है ना। यूट्यूब पे जो लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, मैं भी बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बस हाँ यूट्यूब पे नया हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और वीडियोज जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं कंटिन्यू कर सकूँ, है ना। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से भी कह के लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियोस देखिए हमारा। आपको बिल्कुल भी इससे फ़ायदा होगा, आप देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, है ना। नया कोई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है, बस यही अंतर है कि आप मुझे सही से जानते नहीं हैं और बाकी जो पुराने हैं उनको आप जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।